अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। आज की जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूं ये मुझे भेजी है आरोश ने, अल्मोड़ा उत्तराखंड इंडिया से। आरोश ने कहा कि सर इस कहानी को आप सीक्वेंस अपने अंदाज से दे दीजिएगा, क्योंकि जो आपका अंदाज है सीक्वेंस बनाने का और जिन लफ्ज़ों का आप चुनाव करते हैं तो उससे ज़्यादा मज़ा आएगा। ये एक ऐसी सच्ची खौफनाक कहानी है जिसको सुन के आप भी हैरान रह जाएंगे। किरदारों के नाम उन्होंने ही लिख के भेजे हैं, सो वही ही नाम मैं कहानी में बताने जा रहा हूँ। एक बड़े से घर के बड़े से सहन के अंदर अखिल लेटा हुआ अपनी जिंदगी के उन दिनों को याद कर रहा था कि कैसे वो इस 40 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते कितनी जल्दी के साथ वो सब कुछ हासिल कर चुका था जो लोगों को बहुत ख्वाहिश होती है, बुढ़ापे में भी जाके लोग हासिल नहीं कर सकते थे। लेकिन उसकी शादी उसके लिए ऐसी एक बेहतरीन शादी हुई थी कि उसकी शादी के बाद ही उसकी जिंदगी के दिन फिरना शुरू हो गए थे। अखिल जब नौजवान था तब उसको एहसास था वो एक इंतहाई खूबसूरत सा नौजवान है। माँ बाप को उसकी शादी की फिक्र जब लाहिक हुई तो उस वक्त अखिल के पास गांव का एक जमीन का ऐसा टुकड़ा था जो उनकी माँ बाप की विल्कियत था, और उसके अलावा उसी के साथ जुड़ा हुआ एक और छोटा सा टुकड़ा था जो आबाद नहीं हो सकता था। वो ज़मीन इस तरह की थी, वो चाहता भी तो उसको बहुत पैसा लगाना पड़ता, बहुत मेहनत करनी पड़ती, तब जाके वो ज़मीन ज़रखेज़ होती, इसलिए वो हमेशा बंजर ही पड़ी रहती। अखिल के वालिदैन ने उसके लिए एक कच्चा सा उस गांव का घर छोड़ा था जो 2 कमरों पे मुश्तमिल था, जो एक कमरा उसके माँ बाप का और दूसरा कमरा अखिल का था। उनके पास कुछ इतना ज़्यादा पैसा नहीं था, वो एक बिल्कुल गरीब से लोग थे, लेकिन माँ की ख्वाहिश थी जैसे मेरा बेटा खूबसूरत है वैसे ही चांद सी बहू ढूंढ के लाऊंगी। और यूं माँ ने अखिल के लिए ढूंढना शुरू किया और एक ऐसे घर की दहलीज पे पहुंचे जहां उस लड़की को देखते ही माँ की आंखें खुली की खुली रह गईं। अगर वो अपने बेटे को चांद सा बेटा कहती थी तो सामने बैठी हुई लड़की अगर उसके बेटे की दुल्हन बन जाती तो ये एक कमाल किस्म की जोड़ी होती। उस लड़की का नाम देविया था। देविया को देखते ही अखिल की मां उस पर दिल हार बैठी कि यही मेरी बहू बन के रहेगी चाहे कुछ भी हो जाए। और यूं रिश्ते की बात हुई। देविया के मां बाप भी कुछ खास अमीर नहीं थे और यूं आसानी के साथ ये रिश्ता तय हो गया। ये वो वक्त था जब दूल्हा अपनी दुल्हन का घूंघट उठाता था तब उसके चेहरे को देख सकता था, उससे पहले उसको कतई नहीं मालूम होता था जिससे उसकी शादी होने जा रही है वो शक्ल सूरत की कैसी है। अखिल जानता था कि कई लड़कियां उस पर मरती हैं, कई दोस्त उसको कह चुके थे क्या खूबसूरत शक्ल पाई है तूने यार, क्या गबरू जवान है तू। और उसका दिल करता था उसकी बीवी भी ऐसी हो जिसको वो एक दफा देखे तो देखता ही रह जाए। अखिल की देविया से शादी हो गई। देविया दुल्हन बन के उस छोटे से कच्चे से घर के अंदर, जहां एक कमरे में माँ बाप और दूसरे कमरे में हल्का फुल्का एक गुर्बत के हवाले से जिस कमरे को एक सेज बनाया गया था उस पर दुल्हन बनी बैठी थी। उसने उसका घूंघट उठाया और जैसे ही देविया की शक्ल देखी तो अखिल दीवाना सा हो गया। वाकई अगर वो खूबसूरत था तो उस दुल्हन बनी लड़की के सामने वो कुछ भी नहीं था। वो तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी, उसके वहमो गुमान से भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत। वो हैरान हो गया कि इतनी हसीन और जमील बीवी उसके हिस्से में आई है। वो उस पर पहली ही रात दिल हार बैठा था, उसका आशिक सा हो गया था, अपनी बीवी देविया का दीवाना सा हो गया था। कैसी खूबसूरत जिंदगी शुरू हुई थी। गुर्बत के बावजूद वो दोनों मियाँ बीवी बहुत खुश थे। उसकी बीवी देविया उसका बहुत ख्याल रखती,
उसको बहुत इज्जत देती। कभी उन दोनों के बीच में कभी भी लड़ाई नहीं हुई थी। शादी के 2 साल बाद वालिदैन की ख्वाहिश थी कि उनके यहाँ औलाद हो, वो पोते पोतियों को अपनी गोद में खिला सकें। लेकिन तीसरा साल, फिर चौथा साल, यहां तक कि मां बच्चे की ख्वाहिश लिए इस दुनिया से चली गई। और ये सब कुछ ऐसे अचानक हुआ कि मां के जाते ही अगले साल बाप भी चला गया। अब इस घर में सिर्फ 2 लोग थे, अखिल और देविया। लेकिन शादी के कोई 6 साल बाद देविया ने उसको खुशखबरी सुनाई कि वो मां बनने वाली है। और उस दिन अखिल खुशी से दीवानावार झूम रहा था। उसने अपनी बीवी को अपनी गोद में उठा लिया था, उसको चूमना शुरू कर दिया। वो बहुत खुश था, उसके यहाँ औलाद आने वाली थी। और 1 साल बाद उसके यहाँ एक ऐसा लड़का पैदा हुआ जो इतना हसीनो जमील था। अगर माँ बाप हसीनो जमील थे तो वो बेटा उन दोनों से कई गुना ज़्यादा हसीनो जमील था। उसके बाल सुनहरी रंग के थे, उसकी आंखें बड़ी बड़ी थीं, इतना खूबसूरत उसका चेहरा था। और रंग उसका इतना साफ साफ था जो माँ बाप का भी नहीं था। माँ बाप दोनों खूबसूरत नक्श के मालिक थे, लेकिन सांवले रंग के थे। गाँव में रहने वाले लोगों का अमूमन रंग सांवला होता है धूप में काम करने की वजह से। लेकिन वो बच्चा तो ऐसा गोरा चिट्टा था, जो भी उसको देखता देखता ही रह जाता कि कितना खूबसूरत हसीनो जमील और कितना सफेद रंग का ये बच्चा है। सुनहरे गोल्डन कलर के उसके बाल थे। और यूं माँ बाप ने उसका नाम चंद्रा रखा। ये नाम वही हैं जो मुझे आरोश ने भेजे हैं, चंद्रा। चांद्र से जिस तरह चांद हम बोलते हैं, वो चंद्रा। अब चंद्रा बड़ा होना शुरू हुआ। बाप की आंखों का तारा था। मां भी उसको दीवानगी की हद तक चाहती थी। उस घर के अंदर वो खेलता कूदता, बाप उसको देखता खुश होता। लेकिन अभी भी घर में गुर्बत वैसे ही थी। उसी ज़मीन से जो थोड़ा बहुत अनाज आता वो सारे साल के लिए संभाल कर रख दिया जाता। और जो बाकी अनाज को बेच के और बाकी जो कुछ उसके अंदर उगाया जाता उसको बेच के घर का बाकी साल का गुजारा किया जाता। कई महीने ऐसे भी आते कि भूखा रहना पड़ता, लेकिन वो अपने बच्चे को ज़रूर खिलाते थे। अब अपना पेट काटते थे। पेट काटने से मुराद खुद भूखे रहते थे, लेकिन अपने बच्चे चंद्रा का बहुत ख्याल रखते थे। वहीं पे एक दिन बीवी ने अखिल से कहा, अब हमारे यहाँ बच्चा आ चुका है, हमारे साथ एक और भी तो छोटी सी ज़मीन है जो बंजर पड़ी हुई है, हम क्यों ना दोनों मिलके उसके अंदर कोशिश करें और उस ज़मीन को ज़रखेज़ बना दें, तो उससे हमारी इनकम ज़्यादा हो जाएगी। अखिल बीवी से बोला, वो बहुत मुश्किल काम है। बीवी ने कहा, दुनिया में कोई काम मुश्किल नहीं होता, आइए मेरे साथ। बीवी ने ज़बरदस्ती शौहर को कायल किया और यूं दोनों ने मिलकर उसके अंदर काम करना शुरू किया। और देखते ही देखते वाकई ऐसा हुआ कि वो ज़मीन का टुकड़ा जो बंजर पड़ा हुआ था बेहतर होना शुरू हो गया। और वहीं पे ही दोनों हल चलाते हुए, उस दौर में तो बैल के ज़रिए और लकड़ी के ज़रिए हल चलाए जाते थे, हल चलाते हुए उनका हल ज़मीन के उस टुकड़े के अंदर जो बंजर था, हल चलाते हुए एक ऐसी जगह से टकराया कि वहाँ पे एक कपड़े की पोटली सी बनी हुई सामने आके गिरी। वो दोनों हैरान हुए कि ये क्या है। उस पोटली को खोल के देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। वो पोटली नहीं थी, उसके अंदर जेवरात थे, सोने के बने हुए जेवरात। और जैसे ही दोनों मियाँ बीवी ने वो जेवरात देखे तो वो यकीन नहीं कर पा रहे थे क्या वाकई ये जेवरात हैं। और जब उन्हीं जेवरात में से छोटा सा एक पीस वो बेचने के लिए गया तो उसको यकीन आ गया, हाँ वो एक सच्चा सोना है और सोने के बने हुए सारे जेवरात हैं। और बस वो जेवरात क्या मिले कि उनकी तकदीर बदलना शुरू हो गई। वो इतने जेवरात थे कि वो आहिस्ता आहिस्ता बेचते गए और यूं उस कच्चे घर से उन्होंने एक बड़ा सा अपना घर ले लिया। और उस पोटली ने उनकी ऐसी किस्मत बदल दी कि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा ज़मीनें भी ख़रीद लीं, घर शानदार बना लिया, बेहतरीन बच्चे की परवरिश की, बेहतरीन उसको खाना खिलाया, बेहतरीन उसके कपड़ों का एहतमाम किया। यहाँ तक कि अखिल एक छोटा मोटा जिम्मेदार बन गया।
और उसकी हर साल ज़मीनों से इतनी इनकम आने लगी कि बाकियों का फिर भी कोई ना कोई नुकसान हो जाता, लेकिन इसकी ज़मीन ऐसे सोना उगलती, ऐसे जरखेज होती कि इसके ऊपर पैसों की बारिश हो जाती। वहीं पे अपनी ज़मीनों के कोने पे एक उसने बाग भी लगा लिया था, काफ़ी दरख्त लगा लिए थे। अब वही अखिल जो खुद काम करता था, अब उसने अपनी ज़मीनों के लिए मुलाजिम रख लिए थे। मुलाजिम उसकी ज़मीनों में काम करते, वो जाता, उनकी देखभाल करता। वहीं चारपाई पे, जो उसके बागों के अंदर चारपाई पड़ी होती, वहाँ लेट के आराम करता और जो मुजेरे उसने रखे हुए थे उनसे काम काज लेता। जहां से मैंने कहानी शुरू की थी कि उसी रात वो अपने बिस्तर पर लेटा, अपने बड़े से एक शानदार से घर के सहन के अंदर यही सोच रहा था कि ज़िंदगी कितनी खूबसूरत हुई। बीवी ने उस बंजर ज़मीन को उगाने के लिए कहा, मिलके दोनों ने मेहनत की और उसमें से ऐसा ख़जाना मिला कि उस ख़जाने ने उसकी तकदीर बदल दी। ना सिर्फ उन्होंने ज़मीनें ख़रीदी, घर पक्का करवाया, बल्कि ज़मीनों ने भी इतना ज़्यादा अनाज दिया, इतना ज़्यादा पैसा देना शुरू किया कि बस उनके दिन ही फिर गए और उनके पास ज़रूरत की हर चीज़ आ गई। और आज 40 साल की उम्र में पहुंचते हुए, जहां उसका बेटा भी तकरीबन 16-17 साल का हो चुका था, जवान हो चुका था, आज वो लेटा, नींद नहीं आ रही थी, शायद सोच रहा था कि क्या वो भी दिन थे जब माँ बाप जिंदा थे। काश माँ बाप जिंदा होते, आज मैं उनको दिखा सकता कि उनका बेटा कितना अमीर हो गया है, उसके पास ज़रूरत की हर चीज़ है। वो दिल का बहुत अच्छा था, वो उन पैसों से अपने रिश्तेदारों की भी मदद करता था। बहन भाई तो उसके थे नहीं, रिश्तेदार थे, उनकी वो बहुत ज़्यादा मदद करता। और कोई भी सवाली सवाल लेके उसके दरवाजे पे आता तो वो कभी भी उसको खाली हाथ नहीं लौटाता था, बल्कि बढ़ चढ़ के गांव के जो भी लोग होते उनकी मदद करता। अब गांव के लोग भी उसी अखिल की बहुत ज़्यादा इज्जत करते, जिसको कल तक एक आम सा इंसान समझते थे। आज वो एक चौधरी बन चुका था, आज वो एक बड़ा ज़मींदार बन चुका था। बहुत बड़ा तो नहीं, लेकिन इतना हो चुका था कि लोग उसकी दिल से इज्जत करना शुरू हो गए थे। आज उसको अपने माँ बाप याद आ रहे थे। आज अपने बड़े से घर के, उसी बड़े से सहन में जो कभी छोटा सा था, और इसी घर को अब उसने बहुत बड़ा कर लिया था, उस गांव का एक शानदार घर बना लिया था। आज माँ बाप को याद करते हुए, उसी चारपाई पे लेटे हुए, सोचते हुए उसको वॉशरूम की हाजत हुई। वहीं उसी सहन के अंदर गर्मियों के दिन थे, 3 चारपाइयां पड़ी हुई थीं। एक चारपाई पे अखिल लेटा था, दूसरी चारपाई पे उसकी बीवी, और एक और चारपाई पे उसका बेटा चंद्रा लेटा हुआ था। ये नाम उन्होंने लिखा है चंद्रा। अगर इसकी प्रोनाउंसिएशन में गलत कर रहा हूँ तो आई एम रियली सॉरी। मैं इसको इंग्लिश में लिखा हुआ है, सो स्पेलिंग के हवाले से मुझे वो चंद्रा ही पढ़ा गया है। वो जैसे ही अपनी चारपाई से उठ के बैठा, उसने फिर से एक निगाह अपने घर को देखी। कितना खूबसूरत उसने घर बना लिया था, ज़रूरत की हर चीज़ उसके पास आ गई थी। एक इंतहाई हसीनो जमील बीवी उसके पास थी, और उसके बाद खुदा ने ऐसा 6 साल बाद बेटा दिया था कि अब तो वो भी जवान हो चुका था। हसीनो जमील लड़का, ऐसा लड़का जो शायद दूर दूर के गांव में भी इतना हसीनो जमील लड़का कोई भी नहीं था। अखिल अपने बिस्तर से उठा, और जैसे ही उठ के वॉशरूम के लिए वो खड़ा हुआ तो उसकी निगाह उस चांदनी रात में, जो हर तरफ फैली हुई थी, उस चांदनी रात की रोशनी, वो चांद अपनी नीली रोशनी पूरे सहन में फैलाए हुए था। और वो खड़े होकर फख्र से जहां अपने घर को देख रहा था, उसने अपनी एक इंतहाई खूबसूरत, इंतहाई दीवाना कर देने वाली बीवी को देखा, जिससे वो अभी भी प्यार करता था, इश्क करता था, जनून करता था। पहले दिन से ही उस पर मर मिटा था। उस बेटी को देखने के बाद फकरिया उसने अपने बेटे की तरफ देखा, और उसी लम्हे वो चौंक सा गया। उसके बेटे की चारपाई के ऊपर एक काला स्याह सांप इस अंदाज में रेंगता हुआ नीचे की तरफ जा रहा था कि उसके मुंह से एक जोरदार चीख निकल गई। उसने जोर से एक चीख मारी और सांप सांप की आवाज लगाता हुआ भाग पड़ा। कोई चीज उठा के उस सांप को मार सके, इतनी देर में उसकी बीवी भी जाग गई और उसका बेटा भी जाग गया। क्या हुआ क्या हुआ? तो वो बोला, अभी अभी इस चारपाई पे सांप था, इधर ही होगा। वो इधर उधर सांप को देखता रहा, उसकी बीवी भी सांप को इधर देखती रही, बेटा भी खड़े होकर इधर उधर सांप को देखता रहा, लेकिन सांप का कहीं पे कोई पता नहीं था।
उन दिनों में लोगों के यहाँ ये एक मंतक पाई जाती थी कि जो सांप हैं वो चारपाइयों पे नहीं चढ़ सकते। कुछ लोगों के यहाँ ये मंतक थी पहले, आज भी है बहुत सारे लोगों में, लेकिन ऐसा नहीं है, सांप बिल्कुल चारपाई पे चढ़ सकते हैं। वो इधर उधर काफी देर सांप को ढूंढते रहे, लेकिन सांप का कहीं पे कोई भी पता नहीं था। जब काफ़ी छानबीन कर ली गई और एहसास हो गया कि अब खतरे की कोई बात नहीं है, अगर सांप हाथ वो चला गया, तो बीवी ने पूछा क्या हुआ, क्या आपने वाकई किसी सांप को देखा है? तो उसने कहा हाँ, मैंने एक कलेर सांप को देखा है, काला स्याह सांप इस तरह बेटे की चारपाई पे था। तभी मैं चीख पड़ा और इसलिए हम ढूंढ रहे थे कहाँ गया, बहरहाल कहीं छुप गया है, हमें इसको देखना चाहिए। खैर वो रात गुजर गई। कुछ दिनों के बाद वो भी भूल गया। गांव के अंदर एक सांप का नजर आना आम सी बात थी, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं थी। एक दिन अखिल घर से निकला और अपने जमीनों की तरफ जा रहा था। बेटा पहले ही शायद जमीनों की तरफ जा चुका था, आज वो लेट रवाना हुआ था। बेटा जब ज़मीनों पे जाने लगा तो बाप ने उसको ज़िम्मे लगा के भेजा कि फ़लाँ फ़लाँ काम सारे देख लेना और उन मुलाजमों को ये भी बात कर देना, मैं आज शायद ज़मीनों पे ना आ सकूं। बेटा चला गया और वो लेटा रहा यहाँ तक कि जब शाम होने लगी, बेटे के वापस आने का टाइम होने लगा, तो वो जानता था कि अब मुझेरे जो काम करने वाले लोग थे ज़मीनों में वो भी जा चुके होंगे, मैं ऐसे चलो एक वॉक ही हो जाएगी, चक्कर लगाता हूँ। वो चल पड़ा और चलते चलते जैसे ही अपने उस बाग के अंदर दाखिल हुआ जहाँ पे वो चारपाइयाँ पड़ी रहती थी, जहाँ पे वो या उसका बेटा बैठते थे, लेटते थे, जब वो चलता हुआ आहिस्ता आहिस्ता उस चारपाई के करीब गया तो उसने एक ऐसा मंजर देखा कि उसके रोंगटे खड़े हो गए कि उसने देखा उसके बेटे ने कमीज उतारी हुई है, वो दूसरी तरफ कमर करके बैठा हुआ है और पीछे एक सांप है जो बिल्कुल फन फैलाए बैठा है और वो सांप उसकी कमर पे हल्का सा टच करता है, अपनी ज़ुबान बाहर निकालता है और ज़ुबान बाहर निकालने के बाद उसकी कमर को हल्का सा टच करता है और आहिस्ता से फिर वापस हो जाता है। फिर थोड़ी देर के बाद आहिस्ता से उसकी कमर को टच करता है और फिर से वापस हो जाता है। शायद बेटे को इस बात का इल्म नहीं था कि उसके पीछे किस अंदाज में सांप बैठ के उसको टच करके वापस हो रहा है। वो अपनी मस्ती में टांगें लटकाए, कमीज उतारे, ऐसे चारपाई पे बैठा हुआ था और इर्द गिर्द की मंजर को, दरख्तों को महसूस कर रहा था। बाप ने जैसे ही दूर से यह मंजर देखा तो जोर से चिल्लाया, बेटे का नाम लिया, चंद्रा उठ जा, यहां से पीछे सांप है। जैसे ही बाप जोर से चिल्लाया तो वो जल्दी से पीछे मुड़ के खड़ा हुआ, लेकिन इतनी देर में सांप तेजी के साथ नीचे उतरा और नीचे जो उस बाग के पत्ते पड़े हुए थे उन पत्तों के अंदर तेजी से चलता हुआ कहीं गायब हो गया। भागता हुआ आया और बेटे से बोला, तुम ठीक हो ना, तुम्हें कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा? उसने कहा नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ। क्यों, क्या हुआ है? उसने कहा मैंने दूर से देखा है, वो इस अंदाज में तुम्हारे पीछे बैठा हुआ था और तुम्हें बिल्कुल महसूस नहीं हुआ। कमर दिखाओ अपनी। बाप ने उसकी कमर को देखा, कमर पे कोई भी निशान नहीं था। बाप शुक्र अदा कर रहा था कि बेटे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन वो डर गया था, ये उसने क्या मंजर देखा है। उसने बेटे से कहा, मैं तो वैसे आ गया था, लेकिन इस मंजर को देख के मैं बहुत ज्यादा खौफजदा हो गया हूं, मुझे परेशानी लाहक हो गई है। और उसके बाद वो बेटे को लेके घर की तरफ रवाना हो गया। अखिल जहां बहुत खुश था वहां उसके दिल के अंदर एक धड़का लग गया था। उसने सुन रखा था जब इंसान के पास दौलत आ जाती है तो उसके कई दुश्मन भी बन जाते हैं जो उसको नजरे बद लगाते हैं, जो खैर खा नहीं होते। उसकी वजह से कोई ना कोई आफत, मुसीबत, परेशानी आ सकती है। और जिस तरह वो सांप को देख चुका था तो उसके दिल में एक वहम सा बैठ गया था, डर खौफ बैठ गया था, कहीं मेरे इस चांद से बेटे चंद्रा को वो नुकसान ना पहुंचा दे, मैं क्या करूं। अब वो रात को जब सोता था तो उठ उठ के अपने बेटे की चारपाई की तरफ देखता था कि फिर से कहीं कोई सांप तो नहीं है। एक सांप को वो 2 दफा देख चुका था, इसलिए अजीब सा हो गया था। कुछ दिनों तक इसी तरह सांप को देखता रहा, परेशान सा रहा और बीवी नोट कर रही थी कि अखिल काफी दिनों से उलझा हुआ सा है, काफी दिनों से परेशान सा है। और फिर एक रात वो गहरी नींद सो रहा था अपने उसी बिस्तर पर, सारे सहन में ही सो रहे थे।
उसी सहन के बिल्कुल एक कोने पे एक दरख्त भी था, जो बिल्कुल दरमियान में नहीं, बिल्कुल दीवार के साथ लगाया गया था। वो जो एक बड़ा सा उनका सहन था, उसी दीवार के साथ एक ऐसा दरख्त भी था जो असल में तो बाहर लगा हुआ था, दीवार के बाहर लगा था, लेकिन उसकी तमाम टहनियां उस दीवार के ऊपर साया करके रहती थी। और इतना फैला हुआ वो एक दरख्त था कि जब गर्मियों के दिनों में दोपहर में उनको बैठना होता तो उसी दरख्त की छांव के नीचे वो बैठ जाते थे। अभी कुछ और भी दरख्त लगाए थे कि मजीद छांव पैदा हो जाए, लेकिन वो काफ़ी पुराना और बड़ा सा दरख्त था। जब वो घर बना रहे थे तो उसको काटा नहीं था, उसके साथ दीवार इस तरह बनाई गई थी कि ये घर के अंदर छांव रखे। और गहरी नींद में सोए हुए अचानक उसकी आंख खुली, ऐसे जैसे किसी कानों ने आवाज को सुना हो। और जैसे उसने आवाज को सुना तो एक फुंकार उसके कानों में सुनाई दी, और जैसे इसको ये फुंकार सुनाई दी, एकदम से उसकी आंखें खुल गई। ये फुंकार तो एक सांप की फुंकार थी। और जैसे ही उसने उस आवाज को सुना, एकदम से वो अपनी चारपाई पे छलांग मार के उठ के बैठ गया। और तभी उसकी निगाह उसी दरख्त पे पड़ी जो सायादार दरख्त दीवार की परली तरफ था। उसकी छांव दीवार के अंदर वाले हिस्से के अंदर होती थी। उसी पे उसने देखा एक बहुत बड़ा सांप। पहले दोनों जो सांप वो देख चुका था, वो बहुत छोटे से थे। ये इतना बड़ा था कि एक टहनी पे लटका हुआ था और गोल गोल घूम के उसने अपने वजूद को उस टहनी पे घुमाया हुआ था। लेकिन वो इतना मोटा और इतना बड़ा था कि उसको देखते ही उसकी जान निकल गई।